हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट, जो कि हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। दूसरी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करते हैं। टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। और तीसरा क्या याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हमारा जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था उसका नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। हमने जैसे टी टेस्ट के 3 टाइप करे थे कि एक था हमारा वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा था हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, तीसरा था पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं जब हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस फुलफिल नहीं होती। और इसके अंदर हम रैंक्स पे वर्क करते हैं, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर हम मीन नहीं निकाल सकते, हम उनकी रैंक निकाल के फिर उनको कंपेयर करते हैं। रैंक यानी कि हमारा जो डाटा है वो एटलीस्ट किस पे होना चाहिए, ऑर्डिनल लेवल पे होना चाहिए, ऑर्डिनल लेवल। और इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, सबसे पहले विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये याद रखना है कि एक हम पढ़ेंगे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो ये हमारा एक अलग टेस्ट है, और ये विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है वो हम मैन विटिनी यू टेस्ट को बोलते हैं। ये याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट अलग है और विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट अलग है। ये हमारा मैन विटनी का ही अल्टरनेटिव नेम है। इसको हम यू टेस्ट भी बोलते हैं और इसको हम नॉन पैरामीट्रिक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है। तो इसको हम नॉन पैरामीट्रिक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो अजम्पशंस क्या है इसकी, कि हमारे पास जो ग्रुप है, यानी कि जो हम सैंपल ले रहे हैं, 2 सैंपल ले रहे हैं, हमने देखा कि इसमें हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। तो ये 2 ग्रुप एक दूसरे से अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बायस्ड ना आए। और फिर है हमारा एट लीस्ट जो डाटा है वो कौन से लेवल पे होना चाहिए, वो ऑर्डिनल लेवल पे होना चाहिए। ऑर्डिनल लेवल पे होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी रैंक निकाल सकते हैं। तभी हम उसकी रैंक निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो दूसरे लेवल पे भी हम कर सकते हैं, बट ऑर्डिनल लेवल पे है तभी हम नॉन पैरामीट्रिक लगा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या नहीं है, उसकी वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इसीलिए द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड अलाउ रैंकिंग और मेजरमेंट ऑन ए कॉन्टीन्यूअस स्केल, कि हम रैंकिंग कर सकें उसकी। तीसरा क्या है कि सिमिलर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे हम 2 ग्रुप ले रहे हैं तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तीसरा जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन यानी जैसे हमने पहला तो देखा यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप, यानी कि हमने 2 ग्रुप लिया है, एक है हमारे पास ग्रुप ए और दूसरा हमारे पास ग्रुप बी है। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आएगी, जैसे हम इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो लिखेंगे और इसके अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी वो अलग होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड ना हो। कि मान लो अगर यहाँ पे हमने शाम का स्कोर लिखा, उसके बाद हमने राम का स्कोर लिखा, तो ये आपस में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये थी हमारी इस टेस्ट की अजम्पशन। अब नेक्स्ट है कि हम स्टेप्स है, हम मतलब जब मैन विटनी यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, कि मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो हम टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं, ये बेसिक आइडिया हमारे पास है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है हमें, कि हमें जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है उसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और जब हमारे पास ऐसा डाटा हो जब उसको हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट लगाते हैं जब हमें 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप आएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एक इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए कि हम आगे करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने हाइपोथेसिस बना दी, उसमें हमने नल हाइपोथेसिस बना दी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना दी। उसके बाद हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा एक क्रिटिकल रीजन डिसाइड होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास हम डाटा लेंगे
तो उस डाटा को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। एक बार सिंपली देख लो कि स्टेप्स क्या है, वो मैं डिटेल में आपको हर एक स्टेप को डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो हमें डाटा को क्या करना है, कंबाइन करना है और उनको रैंक प्रोवाइड करनी है। डाटा को कंबाइन करना है और रैंक प्रोवाइड करनी है, यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, उन 2 ग्रुप को हमें एक साथ लेके आना है और फिर उनको हमें रैंक देनी है। रैंक देने के बाद में हम उनका सम करेंगे रैंक का, मतलब कि जो ए ग्रुप में मान लो हमारे पास 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो इनकी रैंक का टोटल करेंगे और इनकी रैंक का टोटल करेंगे। तो ऐसे हम सम ऑफ रैंक्स निकालेंगे। फिर क्या है, फिर हम यू वैल्यू निकालेंगे। यू वैल्यू का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि ग्रुप फर्स्ट के लिए हम यू वैल्यू निकालेंगे और ग्रुप सेकंड के लिए हम यू वैल्यू निकालेंगे। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी हम करेंगे। फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों यू वैल्यू में से मान लो कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की आ गई और ग्रुप सेकंड की यू वैल्यू आ गई, तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मान लो अगर यू वन की मिनिमम वैल्यू आई तो हम उसको कंसीडर करेंगे, और अगर यू बी सेकेंड ग्रुप की आई तो हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हम इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम यू कंसीडर कर लेंगे कि वो हमारी यू टेस्ट की वैल्यू आ गई। फिर हम डिसीजन लेंगे सैम्पल साइज में, सैम्पल साइज के बेसिस पे। कैसे कि हमारे पास अगर सैम्पल साइज़ छोटा होता है तो हम सिंपली यू क्रिटिकल टेबल से कंपेयर करते हैं, और अगर मान लो हमारे पास सैम्पल साइज़ बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उनको जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उसको जेड क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो यही हमने लिख रखा है कि डिसीजन बेस्ड ऑन सैम्पल साइज़, कि सैम्पल जितना है यानी छोटा है तो हम सिंपली उसको यू क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे टेबल से, और अगर सैम्पल साइज़ बड़ा है तो हम उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जेड क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन, कि हमें हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है या उसको रिटेन करना है। तो ये हमारे स्टेप्स की एक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हम स्टेप्स कैसे करते हैं। तो अब हम हर एक स्टेप को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है स्टेट द हाइपोथेसिस, कि हमें क्या करना है कि हमें हाइपोथेसिस बना लेनी है, कि हमें नल हाइपोथेसिस बना लेनी है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो 2 ग्रुप है उनके मीडियन में कोई डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस तो यही होती है कि हमें ये देखना होता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, और हमारा जो मैन विटनी यू टेस्ट होता है वो ऑर्डिनल लेवल पे होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मीडियन निकाल सकते हैं, उसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि कोई भी 2 ग्रुप है उनके मीडियन में कोई डिफरेंस नहीं है और कोई भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और सेकंड जो है वो क्या है, वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, यानी कि जो इम्पैक्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके बीच में अलग है, तो ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमने कि कंपेयरिंग एग्ज़ाम स्कोर, कि हम क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 जिसके ऊपर हमने मेथड 1 अप्लाई किया और ग्रुप 2 जिसके ऊपर हमने मेथड 2 अप्लाई किया, तो उनके एग्जाम स्कोर्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बोथ टीचिंग मेथड गिव सिमिलर रिजल्ट, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी कि दोनों मेथड सेम है, किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो मेथड्स है वो अलग है और उनका स्कोर्स अलग अलग आएगा। तो हमने हाइपोथेसिस बना लेनी है। फिर पहला स्टेप हो गया हाइपोथेसिस का। दूसरा क्या है, हमें सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना है। तो हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या होती है, मेनली तो 0.05 और 0.01 लेते हैं हम। तो सिग्निफिकेंस लेवल से क्या होता है कि हमारा एक क्रिटिकल रीजन डिसाइड होता है जो हमें ये बताता है कि हमें हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं। अगर हमारे स्कोर उस रीजन में फॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, वरना रिटेन करते हैं। तो इससे हमें क्या डिसाइड करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, उसके अंदर हमने चूज़ कर ली 0.05 हमारे एग्जांपल के लिए। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा था हमारा कंबाइन एंड रैंक ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल ले रखा है हमने कि हमने 2 ग्रुप ले लिया, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, और ये उनके हमने एग्ज़ाम स्कोर्स लिख लिए। ठीक है, ये क्या है उनके एग्ज़ाम स्कोर्स। तो पहला क्या है, 85, 90, 88, 60, 70 और 65 ये एग्ज़ाम स्कोर है। तो इनको कंबाइन करना है। कंबाइन किस में करेंगे कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 60, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, फिर 65, फिर 70, फिर हमारे पास 85 और 88 और 90। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर इसके सामने हम इनका ग्रुप लिख देंगे कि 60 जो है वो कौन से ग्रुप में है, वो हमारा ग्रुप बी में है, तो यहाँ पे बी आ गया। 70, 65
बी में, 70 भी बी में, और बाकी जो 3 है वो कौन से ग्रुप में, ए में है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, उसके सामने उसका ग्रुप लिख लिया। उसके बाद हम उसको रैंक प्रोवाइड करेंगे। रैंक कैसे कि 60 है वो उसकी फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये हमने क्या कर दिया, रैंक प्रोवाइड कर दी। और अगर हमारे पास मान लो कोई दो सेम स्कोर होते कि मान लो इधर भी 65 है और इधर भी 65 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रैंक का 2 और 3 का हम एवरेज लेके दोनों को रैंक प्रोवाइड कर देते। यानी कि कैसे करते, 2 + 3 / 2, तो हमारे पास 5/2 आ जाता जो कि है 2.5। तो हम यहाँ पे भी लिखते 2.5, यानी इस जगह पे हम लिखते 2.5 और हमारे इस जगह पे भी हम 2.5 लिखते। तो ऐसे हम एवरेज रैंक देते अगर हमारे पास सेम वैल्यू होती तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। पहला क्या था, हाइपोथेसिस बनानी। दूसरा क्या था, हमें सिग्निफिकेंस लेवल। तीसरा है हमें कि हमें जो डाटा है हमारे पास उसको कंबाइन कर देना है और उसको रैंक प्रोवाइड कर देनी है। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है कि अब हमें इनका जो रैंक है उनका सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास अलग अलग ग्रुप की, तो हमारी ग्रुप बी की जो रैंक है उनका टोटल कर लेना है और जो ग्रुप ए की रैंक है उनका टोटल कर लेना है। यानी कि ग्रुप बी की रैंक का टोटल करेंगे तो इन तीनों को प्लस करेंगे, और अगर ग्रुप ए की रैंक का टोटल करना है तो इन तीनों को प्लस करेंगे। तो ऐसे हमें नेक्स्ट स्टेप में इन सब की रैंक का सम कर लेना है। तो जैसे एट द रैंक फॉर ईच ग्रुप, R1 को हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ रैंक फॉर ग्रुप 1, और R2 सम ऑफ रैंक फॉर ग्रुप 2। तो और N1 और N2 क्या है, सैंपल साइज की। N1 यानी कि हमारा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कितना सैंपल साइज है, यानी कितने बच्चे हमने लिए। तो हमने हर एक ग्रुप में क्या लिया, 3 बच्चे लिए, तो हमारा N1 क्या होगा, 3। और ऐसे ही हमारे पास N2 है। N2 क्या है कि हमारा जो ग्रुप 2 है उसके अंदर कितना सैंपल साइज है, तो उसके अंदर भी हमारा कितना सैंपल साइज है, उसके अंदर भी हमारे पास है 3। तो N1 और N2 है हमारा सैंपल साइज फॉर ईच ग्रुप। एग्जाम्पल हमने जो लिया उसके अंदर हमने R1 निकालना है। R1 यानी कि ग्रुप फर्स्ट की रैंक क्या है, ग्रुप ए में आएगा 4 + 5 + 6, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 4 + 5 + 6 = 15। और R2 क्या है, R2 यानी कि सेकेंड ग्रुप के अंदर जो रैंक है इन तीनों का टोटल, यानी कि 1 + 2 + 3। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 तो 6। और N1 और N2 क्या है हमारा 3 और 3। तो ये हमारा 4 स्टेप हो गए। पहला हमने हाइपोथेसिस बनाई, दूसरा हमने सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड किया, तीसरा हमने डाटा को कंबाइन किया और उनको क्या की, रैंक असाइन की। चौथा क्या है कि हमने सम ऑफ रैंक कैलकुलेट किया, सम ऑफ रैंक। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम मैन विटनी यू टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूट यू फॉर ईच ग्रुप। अब जैसे हमारे पास 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुप की अलग अलग यू वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, हमारे पास फॉर्मूला है यू वैल्यू का कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी यू वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सैम्पल साइज है फर्स्ट ग्रुप का N1 × N2 ये करना है। फिर हमें क्या करना है, प्लस N1 इधर, फिर ब्रैकेट में N1 + 1/2 और इधर हम माइनस कर देंगे R1 क्या था, सम ऑफ रैंक है ना, सम ऑफ रैंक ये है हमारा सम ऑफ रैंक फॉर फर्स्ट ग्रुप, सम ऑफ रैंक फॉर ग्रुप ए, यही होगा। तो ऐसे हमें फर्स्ट ग्रुप की यू वैल्यू निकलेगी और ऐसे ही हमारी सेकेंड ग्रुप की। बस फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में तो N1 × N2 रहेगा, फिर इधर आएगा N2 + 1 / 2 - R2। तो हमें स्टार्टिंग में तो सैम्पल साइज से मल्टीप्लाई करना है, पर बाद में क्या होगा, अगर ग्रुप फर्स्ट है तो ग्रुप फर्स्ट का N1 लेना है और ग्रुप सेकंड है तो N2 लेना है हमें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला एक बार वापस लिखते हैं, N1 आप भी अपनी कॉपी ले रखी है तो उसके अंदर राइट करो ताकि आपको भी याद रहे। N1 × N2, फिर इधर प्लस, अगर फर्स्ट ग्रुप है मान लो हम U1 निकाल रहे हैं तो N1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट N1 + 1 / 2 - R1 क्या है, सम ऑफ रैंक फॉर फर्स्ट ग्रुप, और इधर R2 क्या है, सम ऑफ रैंक फॉर ग्रुप सेकंड। तो ऐसे हमें क्या कर लेनी है, हर एक ग्रुप की, हमारे पास 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप की हमें यू वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हमने मेंशन कर रखा है कि R1 क्या है, R2 क्या है, U1 क्या है, U2 क्या है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारे पास N1 और N2 क्या था, N1 था हमारे पास 3 और N2 क्या था,
N2 भी हमारे पास 3 है। R1 क्या था, R1 हमारे पास 15 था, R2 क्या था 6। जैसे हमने यहाँ निकाला है ना कि R1 है हमारे पास 15, R2 है हमारे पास 6, तो हमने ये सारी वैल्यू पुट कर ली। अब सेम क्या करना है, हमें फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू लगा देनी है, यानी 3 × 3 U1 के लिए, यानी कि N1, ये हमारा N1 × N2, फिर इधर क्या है ये N1, फिर ब्रैकेट में N1 + 1 डिवाइड बाय, इसके पूरे में डिवाइड बाय 2 माइनस R1। तो R1 हमारे पास 15 है, बाकी सारी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ऐसे ही हम सेकंड में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा U1 क्या आएगा, U1 आएगा 0, और U2 क्या आएगा हमारे पास 9। तो ये हमारी दोनों ग्रुप के लिए U वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द स्मॉलर यू, कि हमने हाइपोथेसिस बना ली। रिवाइज कर रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि रिवीजन हो पाए और हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे कि हमने क्या क्या किया अभी तक। फर्स्ट स्टेप था हमने हाइपोथेसिस बनाई, सेकंड क्या था हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने डाटा को कंबाइन किया और उसको क्या कर दी, उसको रैंक असाइन कर दी। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, उनका सम ऑफ रैंक किया, और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में हमने यू वैल्यू निकाली दोनों ग्रुप के लिए। अब हम सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, सेलेक्ट स्मॉलर यू, यानी कि जो हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक की वैल्यू हमारे पास आई है 0, एक की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक की वैल्यू 0 आई है और दूसरे की 9 आई है। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको हम यू वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी इन दोनों में से हमारे पास जो छोटी है उसको हम यू मान लेंगे। तो यही सेम चीज़ लिख रखी है, द स्मॉलर यू इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि हम जो छोटी वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए। तो यू है हमारे पास मिनिमम, इन दोनों में से जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसमें छोटा कौन सा है, 0 और 9 हमारे पास वैल्यू आई थी, तो 0 छोटा है तो उसको हम हमारे क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 7th स्टेप, उसमें क्या करना है, डिसीजन बेस्ड ऑन सैम्पल साइज, कि अगर मान लो हमारे पास दो ग्रुप है N1 और N2, अगर ये दोनों हमारे 10 से बड़े हो या 10 के इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, तब हम उसको Z में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर इन दोनों से हमारे ग्रुप छोटे हों, यानी कि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो 10 से छोटा हो दोनों ग्रुप में, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली हमारी जो क्रिटिकल यू वैल्यू है, यानी मैन विटनी की जो वैल्यू निकलेगी टेबल में से देख के, उसके साथ हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे। तो यूज़ मैन विटनी यू टेबल एट चूजन सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये हमने देखा था, हमें सभी में टेबल देखने की नीड नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी नहीं आता, और सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड किया उसके बेसिस पे हम एक क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू हम किस में से देखेंगे, ये हम हमारी टेबल में से देखेंगे। तो हमारे पास चूजन सिग्निफिकेंस लेवल पे, यानी कि हमने 0.05 लिया था, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे टेबल में से, और इस फिर क्रिटिकल वैल्यू को हम हमारी कैलकुलेटेड यू वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने देखिए यू वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास 0 आई है। तो और डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, डिसीजन क्राइटेरिया ये होगा कि अगर हमारी जो ये है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर ये वैल्यू हमारी छोटी हो किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। हमने जो दो पैरामीट्रिक टेस्ट देखे हैं, Z टेस्ट और T टेस्ट, उसके अंदर ये अपोजिट होता है। उसके अंदर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास कैलकुलेटेड T वैल्यू है, मैं एक बार आपको करा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कैलकुलेटेड T वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, क्रिटिकल T वैल्यू से, क्रिटिकल T वैल्यू से। तब हम क्या करते हैं, तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। बट हमारा जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो हमारा मैन विटनी यू टेस्ट है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारी जो कैलकुलेटेड, ये हमारी क्या है, ये हमारी कैलकुलेटेड यू वैल्यू है, कैलकुलेटेड यू वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्मॉलर। तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। और अगर हमारी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है ये बड़ी होती है तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमारी 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने टेबल में से क्रिटिकल यू वैल्यू देखी, तो हमारी क्या आई, वो आई हमारे पास 2, वो हमारे पास क्या आई, 2।
तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है 2 और हमने u वैल्यू निकाली थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी 0। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी बड़ी कौन सी है, बड़ी है हमारी क्रिटिकल, और हमारी कैलकुलेटेड क्या है, ये 0 हमारी क्या है, कैलकुलेटेड। तो ये हमारी छोटी है, और अगर छोटी होती है यानी कि तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या होगा कि हमारे जो ग्रुप है वो उनके अंदर चेंजेस है, यानी कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये था फर्स्ट केस जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा सैंपल साइज दोनों ग्रुप का क्या होता है, 10 से छोटा होता है। अब दूसरा है केस जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारा सैंपल साइज 10 से बड़ा होता है, सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 10। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम जो हमारी u वैल्यू आई है उसको हम z वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये हमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली याद रखना है कि हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास z वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है, म्यू, और इधर हमारे पास u है, तो इसको निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला, और ये हमारा सिग्मा u है तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे। या सिंपली हम इसको z वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर z लिखा हमने, तो हमारे पास u जो वैल्यू आई है, यानी u वैल्यू क्या थी, अगर मान लो हमारा सपोज इसमें तो हमारा सैंपल साइज छोटा था, दोनों में 3 था, ये अगर मान लो हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होता तो हम u की वैल्यू लिखते, फिर हमें क्या करना था, फिर हमें लिखना था n1 इंटू n2 डिवाइड बाई 2, फिर इसके नीचे डिवाइड में क्या लिखना था हमारे पास n1 n2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट n1 प्लस n2 प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाई 12 और इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जब हमें क्या करना है, u वैल्यू को z वैल्यू में कन्वर्ट करना है। और ये कब होता है, जब हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको इतना दिमाग पे परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। सिंपली एक बार देख लो कि कैसे फॉर्मूला है, कि अगर कोई एग्ज़ाम में भी पूछा जाए तो हमें याद रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, जो म्यू और यू है उसकी, और फिर सिग्मा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा म्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, n1 और n2 डिवाइड बाई 2। तो ये इसकी वैल्यू होती है, और नीचे जो हमने लिख रखा है सिग्मा यू लिख रखा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास n1 n2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये हमारी कन्वर्ट करते हैं तब वैल्यू आती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको, जैसे हमारे पास z वैल्यू आ गई, ये बनाने के बाद हमारे पास एक z वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको हम क्रिटिकल z वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ, क्रिटिकल z वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। और ये क्रिटिकल z वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये हमें टेबल में से देखनी है। कहाँ से, टेबल में से। तो टेबल में से देखेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। ये सेम रूल है जो हमने जेड टेस्ट में देखा था कि हमारी जो कैलकुलेटेड टी जेड वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल जेड वैल्यू के से, तो हम उसको, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि कैलकुलेटेड z वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, क्रिटिकल z वैल्यू से, क्रिटिकल z वैल्यू से। तब हम क्या कर देंगे, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा दूसरा केस। तो हमने 2 केस पढ़े, पहला कि जब हमारा सैंपल साइज छोटा हो तब हम क्या करते हैं कि हम सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे एक क्रिटिकल यू वैल्यू निकालते हैं हमारी टेबल में से, फिर उसको हम हमारी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं। और इसमें क्या डिसीजन रूल होता है कि अगर हमारी जो क्रिटिकल यू वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कैलकुलेटेड टी वैल्यू यू वैल्यू से, तो हम क्या कर देंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सॉरी अगर मैंने कहीं गलती से कैलकुलेटेड यू की जगह कैलकुलेटेड टी बोला हो तो कैलकुलेटेड यू आएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा, इधर हम z में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी जो कैलकुलेटेड z वैल्यू है वो क्या आएगी, वो बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल z वैल्यू से, तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
फिर हम लास्ट में कंक्लूजन ले लेंगे कि अगर मान लो ये जो सेम यही है कि अगर मान लो ये बड़ी है इसमें, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो हम ऐसे कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमारा जो मीन है वो जो हमारा ग्रुप्स है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं या नहीं करते, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या नहीं है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, 8th स्टेप, जो कि है हमारा कंक्लूजन। सो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या, एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैन विटनी जो यू टेस्ट है, मैन विटनी यू टेस्ट, तो ये क्या है, ये एक हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक। और जो मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू नॉन पैरामीट्रिक, अल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो इसमें क्या होता है, रैंक पे वर्क करते हैं, रैंक्स पे वर्क करते हैं। और हमने इसके फिर बाद में स्टेप्स कवर किए। और स्टेप्स में सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस बनानी होती है। हाइपोथेसिस के बाद में हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना होता है, सिग्निफिकेंस लेवल। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो डाटा होता है उसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन, और उसको क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं। रैंक प्रोवाइड करने के बाद में हम उन सब का सम ऑफ रैंक करते हैं, सम ऑफ रैंक्स। सम करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारी जो जितनी रैंक है वो निकल गई, उसके बाद में हम हमारी यू वैल्यू निकालेंगे दोनों ग्रुप के लिए, कि हमारे पास 2 ग्रुप है तो उन दोनों ग्रुप के लिए यू वैल्यू निकालेंगे। और 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 स्टेप में हम करेंगे, 6 स्टेप में जो मिनिमम यू वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं, मिनिमम यू वैल्यू को कंसीडर करते हैं। 7 स्टेप में हम क्या करते हैं, डिसीजन रूल देखते हैं, डिसीजन रूल कि हम अगर मान लो सैंपल, इसमें क्या था, एक होता है हमारे पास स्मॉल सैंपल और दूसरा क्या होता है हमारे पास लार्ज सैंपल। ये 2 सैंपल होता है कि अगर मान लो हमारे पास छोटा सैंपल है तो हम उसको क्रिटिकल यू वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, और अगर लार्ज सैंपल है तो उसको हम जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको क्रिटिकल जेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये हम जो वैल्यू है वो हमारी टेबल में से देखते हैं, हर एक टेस्ट की अलग टेबल होती है, उससे हम वो वैल्यू देखते हैं। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आता है कि हम बता देते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। तो ये क्या था, ये ओवरऑल हमारे पास मैन विटनी यू टेस्ट था। इसमें हम क्या करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप। सो ये था हमारा पूरा मैन विटनी यू टेस्ट, एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।